Hello student, today I am going to start our next chapter in social study class 5th social study class, chapter 19. We have already given the chapter 18 video with PDF, so you can complete your chapter 18 and after that you will listen the video of chapter 19. It is struggle towards freedom. अब चैप्टर 8 स्ट्रगल टुवर्ड्स फ्रीडम। स्ट्रगल कहते हैं बेटा, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सा संघर्ष किया गया हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा। उन्हीं के संघर्ष के परिणाम स्वरूप आज हम सभी लोग स्वतंत्रता से भारतवर्ष के अंदर रह रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। तो किस प्रकार से उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए स्ट्रगल किया, ये सभी चीज़ें वी विल रीड इन दिस चैप्टर। इंडिया वॉज नोन एज द गोल्डन बर्ड। भारतवर्ष को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। दिस नेम वॉज गिवन बिकॉज ऑफ इट्स वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। ये जो नाम भारतवर्ष को दिया गया था ये उसकी संपन्नता के कारण और उसके धन दौलत संपन्नता के कारण उसको दिया गया था। इंडिया वॉज रिच इन स्पाइसेस। इंडिया के अंदर तरह तरह के स्पाइसेस, टेक्सटाइल, प्रेशियस स्टोन्स, सेमी स्टोन्स, ये सभी चीज़ें प्राप्त की मिल जाती हैं। ज्वेल्स एंड ऑल काइंड ऑफ पर्ल्स भी हम भारतवर्ष के अंदर देख सकते हैं, इसीलिए इसको गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था। इंडियन गुड्स वेरी पॉपुलर वर्ल्ड वाइड। भारतवर्ष का जो सामान है पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड में, पूरे वर्ल्ड में दूर दूर तक भारत का सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है। द अरब वर द फर्स्ट ट्रेडर विद हुम। अरब लोग जो थे वो पहले व्यापारी थे जिन्होंने भारत के साथ में अपना फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया था। उसके बाद से वर्ल्ड में ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे देश के अंदर लोग आने लगे और अपना अपना व्यवसाय स्थापित करने लगे। लेकिन स्टार्टिंग में सबसे पहले अरब के लोगों ने ही यहाँ पर व्यवसाय स्टार्ट किया था। देन केम द पोर्चुगीज़। उसके बाद में पुर्तगाली, डच, फ्रेंच एंड इंग्लिश मैन भारतवर्ष के अंदर आए। उन्होंने बहुत सारा अत्याचार किया हम भारतवासियों के ऊपर, बहुत समय तक यहाँ पर राज किया, व्यवसाय किया, हम इंडियंस को टॉर्चर किया। उसके बाद में कुछ फ्रीडम फाइटर्स के अथक प्रयासों के बाद में हमारे भारतवर्ष को सफलता हासिल हुई। There were fight among these powers for control over Indian product and market। बहुत सारे फाइट्स हुई पावर के प्रति जिन लोगों का इंडिया के ऊपर कंट्रोल था अपने प्रोडक्ट के लिए। द इंग्लिश वर विक्टोरियस। और उन फाइट के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों की ही विजय हुई। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के पश्चात, दे नॉट ओनली कंट्रोल, उन्होंने भारत के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया। उसके साथ साथ उन्होंने ट्रेड थ्रू अ कंपनी, एक कंपनी के माध्यम से, वो कंपनी कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से उन्होंने पूरे भारतवर्ष के ऊपर अपना कंट्रोल किया और व्यवसाय करना प्रारंभ कर दिया इंग्लिश मैन ने। विच वॉज फॉर्म्ड बाय सम मर्चेंट। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये लंदन के कुछ व्यापारियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी भारतवर्ष के अंदर 1600 ईयर्स एगो, बट ऑल्सो रूल ओवर इंडिया। इसके साथ साथ उन लोगों ने भारतवर्ष के ऊपर अपना अधिकार भी जमाया, अपना शासन जमाया। द कंपनी बॉट गुड्स फ्रॉम इंडिया एट अ चीप रेट। कंपनी भारत के सामान को बहुत ही कम पैसों में ख़रीदा करती थी। एंड सोल्ड दैम अब्रॉड एट हाई प्राइसेस, और उनको बहुत ही हाई प्राइसेस पे सेल भी करती थी। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप द कंपनी अर्न लार्ज प्रॉफिट। कंपनी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता था। द कंपनी established factories in various Indian towns to show that they were protecting these factories. A number of forts and armies were maintained by the British. द कंपनी established factory in various Indian town। कंपनी ने भारत के बहुत सारे नगरों में अलग अलग फैक्ट्रीज़ को डेवलप किया। टू शो दैट दे वर प्रोटेक्टिंग दीज फैक्ट्रीज़। और अपनी फैक्ट्रीज़ में प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने बहुत सारे इंडियन पीपल को अलॉट किया। एंड आर्मीज़ वर मेंटेन बाय द ब्रिटिश। और ये आर्मी ब्रिटिश के साथ ही मेंटेन की जाती थी। आर एंगर ऑफ इंडियंस।
That's all from today. We will meet in our next video. Thank you, students. Hello, student. I am going to continue our 19th chapter, Struggle Towards Freedom. एंगर ऑफ इंडियन। अब क्या हुआ कि अंग्रेज़ों का भारतीयों के ऊपर इतना अत्याचार होने लगा था कि भारतीयों के अंदर एक प्रकार का आक्रोश आ गया था। किस प्रकार का आक्रोश उनके अंदर आया था, देखिए। इंडियन हैड एन एग्रेरियन इकोनॉमी। भारतीय जो इकोनॉमी थी, जो उनकी अर्थव्यवस्था थी भारतीयों की, वो पूरी टोटली जो थी एग्रेरियन थी। एग्रेरियन मीन्स वो इनकम जो उनको फार्मिंग के बाद में प्राप्त होती थी। दिस मीन दैट द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल मेनली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। उनका जितना भी जीवन यापन के जो लिए मनी जो उनको मिलती थी, वो पूरी एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस करने से ही उनको प्राप्त होती थी। इंग्लैंड वॉज अ डेवलप्ड कंट्री। इंग्लैंड एक बहुत ही विकसित देश था विद फैक्ट्री, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी फैक्ट्रीज, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी। इट नीडेड रॉ मटेरियल। उनको जो अपनी फैक्ट्रीज़ को, अपनी इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता था, एंड मार्केट टू सेल ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, और मार्केट से उनको जो प्रोडक्ट उनके प्रिपेयर होते थे, दैट वाज ओनली पॉसिबल बाय कंट्रोलिंग इंडिया। वो सब तभी पॉसिबल था जब वो इंडिया के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल कर सकते थे। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लॉइटेड द पुअर फार्मर ऑफ इंडिया। इंग्लिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो उन्होंने भारतीय किसानों पर इतना अत्याचार किया था। द फार्मर वर फोर्स्ड, और वो किसानों को बाध्य करते थे, उनका शोषण करते थे। वो फोर्सफुली कहते थे कि आप लोग वही फसलें उगाओगे जिन फसलों को रॉ मटेरियल के रूप में वो अपनी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। द फार्मर्स वर फोर्स टू ग्रो क्रॉप दैट वुड बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन इंग्लिश फैक्ट्रीज। दीज वर कॉल्ड द कैश क्रॉप्स। इन क्रॉप्स को कैश क्रॉप्स के नाम से जाना जाता था। कॉटन अ कैश क्रॉप सर्व एज रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंग्लैंड। कॉटन एक कैश क्रॉप है जिसको रॉ मटेरियल के रूप में इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज़ में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता था। दिस रॉ मटेरियल वॉज परचेज्ड बाय द कंपनी एट वेरी लो प्राइस। और ये रॉ मटेरियल भारतीय किसान उसको पैदा करते थे, लेकिन ये अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत ही कम पैसों में ख़रीदा जाता था, और वो अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में वो इनको लगाते थे। द फार्मर वर नॉट अलाउड टू ग्रो फूड क्रॉप। फार्मर्स को अलाउ नहीं था कि वो अपने लिए फूड क्रॉप, वो क्रॉप जिसको कि वो अपने लिए ही उपभोग करने के लिए यूज़ कर सके, वो उनको परमिशन नहीं थी कि वो उस फूड क्रॉप को ग्रो कर सके। एज अ रिजल्ट मैनी फार्मर्स एंड देयर फैमिली स्टार्व। इसके परिणाम स्वरूप बहुत से फार्मर्स की फैमिली जो थी भूखों मरने लगी। द इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री सफ़र्ड बिकॉज, अब जब फूड क्रॉप्स को हम लोग यूज़ नहीं कर पाते थे, किसान लोग तैयार नहीं कर पाते थे, उसकी पैदावार नहीं करते थे, तो फूड क्रॉप का जो यूज़ हम लोग अपने कंट्री में कर सकते हैं, क्योंकि फूड क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो देश के ही लोगों के द्वारा यूज़ की जाती हैं। एंड कैश क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर द एक्सपोर्ट। और फूड क्रॉप्स को जब अंग्रेज़ उन्होंने पैदा ही नहीं करने देते थे, तो वहाँ जो इंडियन हैंडलूम में जो रॉ मटेरियल चाहिए होता था वो मिलता ही नहीं था, इसलिए किसान लोग भूखों मरने लगे थे। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग रुक रही थी, एंड उन भारतीय देशों को इंग्लैंड के ही प्रोडक्ट को यूज़ करना पड़ता था, वो भी उनको समय पर मिल नहीं पा रहे थे। इंग्लैंड वॉज चीप एज इट वॉज प्रोड्यूस इन बल्क इन द मिल। और इंग्लैंड जो था बहुत ही सस्ते दामों में हमारे मटेरियल को ख़रीदता था और ज़्यादा दामों में अपने इंग्लैंड में पहुंचा देते थे। वॉज चीप एज इट वॉज प्रोड्यूस इन बल्क इन द मिल। और मिल में बहुत ज़्यादा की तादाद में वो लोग उसको प्रोड्यूस करते थे। हैंडमेड क्लोथ वर एक्सपेंसिव। हैंडमेड जो क्लोथ थे वो बहुत ही उन्होंने महंगे कर दिए थे। एज इफ दिस वॉज नॉट एनफ। ऐसा पर्याप्त नहीं था। द ईस्ट इंडिया कंपनी मेड अनजस्ट लॉ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ही अनजस्ट लॉ बना दिए थे, कानून बनाए थे, विच वॉज मेड बाय द नवाब एंड किंग ऑफ द। जो उन्होंने कानून बनाए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जो कानून बनाए गए थे, वो इंडिया के जो नवाब थे, जो राजा थे, उनसे वो बहुत ही नाखुश हो गए थे। वन ऑफ द लॉ सेड दैट इफ़ अ किंग डाइड विदाउट अ चाइल्ड। उन्होंने एक ये नियम बनाया था। हेलो स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू इन सोशल स्टडी क्लास ऑफ क्लास 5th। द रिवोल्ट स्टार्टेड इन मेरठ। और ये जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, ये जो रिवॉल्ट था, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? इट इज स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ एंड स्प्रेड टुवर्ड दिल्ली। और दिल्ली तक फैल गया था। मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर सेकंड वॉज आस्क्ड टू लीड द रिवॉल्ट। और मुगल एम्पर जो शासक थे बहादुर शाह जफर सेकंड को इस क्रांति का कमांडर इन चीफ
नियुक्त किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। द रिवॉल्ट स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द इंडिया। ये क्रांति पूरे भारतवर्ष में धीरे धीरे फैलती चली जा रही थी। सम ऑफ द पॉपुलर लीडर हु लेड द रिवॉल्ट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगह पे अलग अलग लीडर्स को इस रिवॉल्ट के लिए तैनात किया गया था। तात्या टोपे, नाना साहब एट कानपुर, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, बेगम हजरत महल अवध में। बट एट सम टाइम मैनी इंडियंस स्टेड अवे फ्रॉम द रिवॉल्ट। बहुत सारे भारतीय इस क्रांति से दूर रहे थे। एंड मैनी इवन सपोर्टेड, और बहुत सारे लोगों ने अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया था। बहुत सारे लोगों ने अंग्रेज़ों को सपोर्ट किया था। द ब्रिटिश हाउएवर ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एंड क्रश्ड द रिवॉल्ट सक्सेसफुली। अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छी तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया था और इसमें बहुत सारे भारतीयों की जानें भी गई थी। रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्ट। इस रिवॉल्ट का, इस क्रांति का परिणाम क्या हुआ? द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज शॉक्ड एंड अलार्म इट रियलाइज दैट इट वॉज द टाइम टू एंड द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक वो समय आ गया था जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी समाप्ति के कगार पर आ चुकी थी। इन 1858 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कंट्रोल इंडिया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल करने के लिए डिसाइड कर लिया गया था। अ वायसराय वॉज अपॉइंटेड टू रूल ओवर इंडिया। इंडिया के ऊपर एक वायसराय को अपॉइंट किया गया था शासन करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन, और उसको क्राउन भी पहनाया जाने की जो थी एक विश रखी गई अंग्रेज़ों के द्वारा। द इंडियन रूलर्स वर अलाउड टू रूल देयर किंगडम। भारतीय शासक जो थे उनको अलाउ किया गया था अपने राज्य में अपना अधिकार रखकर। बट वॉज कंट्रोल बाय द इंग्लिश। लेकिन उनके ऊपर भी इंग्लिश मैन का कंट्रोल रहता था। द पीपल ऑफ द कंट्री वर प्रोमिस्ड फ्री टू फॉलो द कस्टम्स। भारत के देश के लोगों पर अपने प्रैक्टिसेस, अपने कस्टम्स को फॉलो करने के लिए उनको प्रॉमिस किया गया था। ऑन द अदर हैंड द इंडियन रियलाइज। दूसरी तरफ इंडियंस को रियलाइज़ किया गया था दैट इफ़ दे यूनाइट दे कुड आउट्स द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सोल। उनको दूसरी तरफ ये भी समझाया जा रहा था कि अगर वो एकता के साथ में अंग्रेज़ों का सामना करें तो वो भारतीय मिट्टी से अंग्रेज़ों को जड़ से उखाड़कर बाहर कर सकते हैं। रीज़न ऑफ द फेल्योर। अब अंग्रेज़ों की असफलता के या इस क्रांति के असफलता के क्या कारण रहे थे? द ब्रिटिश वॉर ऑर्गेनाइज मैनी इंडियंस साइडेड। क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत सारे इंडियंस को एक साइड से अपॉइंट किया था। द ब्रिटिश हैज़ सुपीरियर वेपन। अंग्रेज़ों के पास में एक बहुत ही अच्छा वेपन था, ग्रेट मिलिट्री थी, उनके पास में शक्ति थी। द इंडियंस लैक, और इंडियंस के पास में यूनिटी भी नहीं थी एंड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भी उनके पास नहीं थी। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर। ये थे 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। इसके साथ साथ कुछ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर थे जिन्होंने सामाजिक और संप्रदाय धार्मिक रूप से कुछ भारतीय लोगों का प्रोत्साहन किया। मच बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 सम एजुकेटेड। इस क्रांति के दौरान कुछ एजुकेटेड इंडियंस थे हु वर एक्सपोज टू वेस्टर्न एजुकेशन, जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को रियलाइज़ किया एंड ईवल ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में फैली हुई बुराइयों को समाप्त किया। सम ऑफ द ईवल वर द कास्ट सिस्टम। उसमें से सबसे पहले एक जाति प्रथा थी, किलिंग ऑफ फीमेल इन्फेंट। किलिंग ऑफ फीमेल इन्फेंट मतलब बालिकाओं का उनके जन्म से पहले ही मार दिया जाना। चाइल्ड मैरिज एंड सती प्रथा। कुछ ये बुराइयां थी समाज में व्याप्त जिनको कुछ सोशल रिफॉर्मर के द्वारा, रिलीजियस रिफॉर्मर के द्वारा जिनका समाज से निष्कासन किया गया। दे रियलाइज दैट इट वॉज बिकॉज, इन्होंने वो माना दैट इट वॉज बिकॉज ऑफ दीज ईविल, कि ये वो बुराइयां हैं दैट आवर सोसाइटी कुड नॉट प्रोग्रेस, जिसके माध्यम से हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में किसी प्रकार की उन्नति नहीं हो सकती है। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती एंड सर सैयद अहमद खां कुछ पीपल थे जिन्होंने इन बुराइयों को रिमूव करने की सोची। दे वॉन्टेड टू रिफॉर्म सोसाइटी, वो सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे। दे वर रिफॉर्मर्स, क्योंकि वो समाज सुधारक थे। दे नॉट ओनली प्रीच द टू द पीपल, उन्होंने लोगों को शिक्षा भी दी उसके साथ साथ, बट ऑल्सो इनकरेज लोगों को विडो रिमैरिज के लिए, मीन्स शादी होने के बाद में, हस्बैंड की डेथ होने के बाद में दोबारा से शादी करने के लिए, और फीमेल एजुकेशन के लिए भी बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित किया। द राइज ऑफ नेशनलिज्म। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल्ड।
1857 की जो क्रांति थी वो असफल हुई, बट इट वॉज मेड इंडियन रियलाइज, इससे भारतीयों को ये पता चला दैट द इनजस्टिस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट की अंग्रेजों की जो सरकार ने हम लोगों के साथ में जो अन्याय किया है वो बहुत ही गलत है। दे ऑल्सो रियलाइज नॉट ओनली अ यूनाइटेड सोसाइटी कुड फाइट टू सेंड द ब्रिटिश अवे, कि अगर हम एकता के साथ में हमारे समाज में रहते हैं तो हम अंग्रेज़ों को दूर कर सकते हैं हमारे इंडिया से। लाइक माइंडेड एजुकेशन इंडियन केम टुगेदर टू फॉर्म ग्रुप, बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसे ग्रुप बनाए जिससे कि लोगों को एजुकेट किया जा सके। कमेटी एंड एसोसिएशंस बनाए गए। ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन केम टुगेदर, बड़े बड़े व्यापारी बिजनेसमैन एक साथ आए एंड सेट अप फैक्ट्रीज बनाई उन्होंने। एसोसिएशंस वर फॉर्म्ड एंड सोशल वर सेटअप, और स्कूल्स खोले गए। न्यूज़पेपर वर पब्लिश किए गए। इंडियन बिगन टू होल्ड मीटिंग्स, अब इंडियन जो थे मीटिंग्स करने लगे थे। एंड आस्क फॉर देयर राइट्स, और अपने अधिकारों के लिए वो एक दूसरे से बातचीत करने लगे थे। एट दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके साथ साथ उन्होंने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द इंडियन नेशनल कांग्रेस was a group of education Indians. It was interesting to know that it was started, क्योंकि इसकी स्थापना एक इंग्लिशमैन A.O. ह्यूम ने 1885 में की थी। A.O. ह्यूम का जो फुल नेम है इट इज़ एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्होंने 1885 में नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी बॉम्बे में हेल्ड की गई थी। इट वाज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, से यहाँ पे लोगों ने इसमें भाग लिया था। W.C. बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये W.C. बनर्जी यहाँ के फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। A.O. ह्यूम रिमेन्ड एज इट्स जनरल सेक्रेटरी फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक इसके जनरल सेक्रेटरी बने रहे। देयर आफ्टर द INC, इसके बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड ईयरली मीट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया, साल के साल इसकी मीटिंग्स होने लगी डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में। अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ द पीपल, और गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में इनकी मीटिंग्स पूरे ऑल ओवर इंडिया होने लगी। इट अवेकेंड द फीलिंग ऑफ लव, इस मीटिंग के माध्यम से लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ लव फॉर वंस नेशन के रूप में जागृत होने लगी। नेशन इन द माइंड ऑफ द कॉमन पीपल, एक साधारण मनुष्य के मस्तिष्क में भी राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत होने लगा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट लॉ टू सप्रेस द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, जिस लोगों के अंदर नेशनलिज्म भाव की जो भावना होती थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के उनके विरुद्ध भी स्ट्रिक्ट लॉ बनाए। द गवर्नमेंट स्लोली सोड, गवर्नमेंट ने सोड द सीड ऑफ द हेट्रेड बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम, अंग्रेजी सरकार ने हिंदू मुस्लिम लोगों के अंदर एक नफ़रत का इस प्रकार का बीज बोया। उसके माध्यम से उन्होंने हिंदू एंड मुस्लिम बाय यूजिंग द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी अपनाई। मीन्स उन्होंने कहा कि बंटवारा करो और ऐसे कड़े से कड़े नियम बनाओ जिससे कि ये हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़ें और इसमें फ़ायदा कौन उठाएं, अंग्रेज उठाएं। इस प्रकार से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे भारतीयों के हिंदू मुस्लिम बहुत सारे झगड़ों को बढ़ावा दिया, जिससे जिनके पास में समझ थी उन्होंने उन सब चीज़ों को आसानी से फेस किया, बट जो नासमझ लोग थे उन्होंने उन सब चीज़ों को फॉलो किया और हमारे देश का बंटवारा बहुत ही आसानी से करने में अंग्रेजी सरकार समर्थ हुई। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे स्टूडेंट्स, यू विल डू ऑल द एक्सरसाइजेज विद द हेल्प ऑफ द PDF and do all the copy work in your copy. That's all from today. Thank you students.